हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स 1 में चैप्टर है जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है इसमें हम शुरू करेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी ये तीनों चीज़ हैं जो आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ी बहुत रिलेटेड है। तो सबसे हम पहले इसमें पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। तो जैसे हम रोज़ काम करते हैं, जैसे कोई घर का काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया, ठीक है, तो उसमें हम कई बार जैसे ऑफिस में बैठे बैठे लैपटॉप पे हो गया, कंप्यूटर पे हो गया, काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जैसे कोई बंदा है, कोई सामान लेके खड़ा है, ठीक है, वो चल नहीं रहा, ठीक है, तो उस चीज़ को फिजिक्स क्या कहती है, वर्क नहीं है। मतलब कोई जैसे स्टूडेंट है, भाई बैठा बैठा सारा दिन, मान लो उसने 8 घंटे बैठ के स्टडी की है, तो फिजिक्स वो क्या कहती है, फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क नहीं माना जाता। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से वर्क कुछ और है। ठीक है, तो हम वर्क पढ़ते हैं। वर्क क्या है? वर्क इज़ ऑलवेज डन बाय फोर्स। वर्क तभी होता है जब उस पर क्या है, फोर्स लगती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। जब एक बॉडी पे फोर्स लगती है, ऑन ए बॉडी मूव इट्स थ्रो अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे ना, ठीक है, तो ये आगे को मूव करेगा। ठीक है, आगे को मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, वो मूव कर जाता है ऑब्जेक्ट। तो फोर्स लगाने के बाद में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? वी सेड टू वर्क सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मूव्स इट्स थ्रो अ सर्टेन डिस्टेंस। ये मतलब यहाँ था, तो मान लो हमने फोर्स लगाया तो ये फिर यहाँ पे आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या है कि ये वर्क है। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका अगर हम यूनिट निकालें तो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का क्या होगा? जाउल। ऐसा ही यूनिट क्या होता है वर्क का? जाउल। ठीक है, और वैसे अगर वैसे निकाला जाए इसका यूनिट, देखो एस आई यूनिट इज इक्वल टू जाउल। ठीक है, और हम वैसे यूनिट निकालने की कोशिश करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हम मीटर में मेज़र करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास का हो गया केजी। ओके, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो इसका भी मीटर हो गया, तो इसकी पावर 1 थी, यहाँ पे भी पावर 1 थी, तो बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई। ठीक है, केजी का केजी आ गया और मीटर का स्क्वायर हो गया, और ये सिंपल यहाँ के ऐसे आ गया। ठीक है, अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या आ जाएगी वर्क की? MLT। ये चीज़ें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो व्हाट इज़ वर्क, तो हमें सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं आनी, हमें डायग्राम भी बनाना है, इसका यूनिट भी लिखना है और इसके डायमेंशन लिखना है। ठीक है, इससे क्या है, हमको मार्क्स कटते नहीं है, बिल्कुल भी कटते नहीं है, और टीचर पे एक गुड इंप्रेशन पड़ता है, जो बच्चों को आता है। तो थोड़ा बहुत बीच में अगर हमारी मिस्टेक भी हो ना और हमारी राइटिंग अच्छी हो तो टीचर सीधा चेक कर देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, थोड़ी डिटेल में चीज़ें लिखेंगे तो हमारे लिए सही होगा। तो इसमें केजी की पावर 1 है। ठीक है, केजी, अब केजी की पावर 1 है तो एम के ऊपर 1 लिखें, क्यों? मास हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ
मीटर में यहाँ पे 2 आ गया, टाइम सेकंड में तो -2। ओके, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में हमारे पास अब देखो इसमें कुछ ऐसे कह रखा है भाई, जैसे फोर्स है ना, कई बार तो हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं ना फोर्स, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। कई बार क्या है भी हम फोर्स थोड़ी अलग डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कोई अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो ये है वो कंपोनेंट, मतलब जैसे मैंने पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ाया था आपको कंपोनेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, वही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ओके, वर्क इसमें सबसे पहले दे रखा है, इफ़ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज डन। ठीक है, ये हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली भाई, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे वर्क डन, वर्क हो गया जो डन हो गया। It is also possible that the direction of applied force is not the same as the direction of the moving body motion, but may any one component of the force is in the direction of motion। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, मान लो इधर। ठीक है, अगर दोबारा से मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उस पर मैंने फोर्स लगा दी इधर, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वैसे देखा जाए ना तो ये मूव तो ऐसे ही करेगा। ठीक है, जैसे आपने वो नहीं देखा, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो जो बैग होता है, ठीक है, उसको जो टायर वाला बैग होता है, सॉरी टायर वाला बैग होता है, ऐसे आप ऐसे पकड़ के, नीचे ऐसे टायर होते हैं उसके, है ना, ऐसे पकड़ के यहाँ से पकड़ने वाला होता है, तो आप इसको खींचते हो तो फोर्स तो इधर लग रही है, पर वो चल कहाँ रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रही है और वो चल कहाँ रहा है, इधर, इधर को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके कुछ कंपोनेंट होंगे, मतलब कुछ फोर्स इधर भी होगी, कुछ फोर्स ऊपर भी लग रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बना दिया एंगल थीटा, तो एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एफ कोस थीटा और यहाँ पे आ जाता है एफ साइन थीटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी, जिस वेक्टर के अलोंग जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ एफ कोस थीटा आता है, और जिसके साथ थीटा नहीं होता है जिस वेक्टर के साथ, उसके साथ एफ साइन थीटा आता है। ये मैं कहाँ से आई ये मैं थोड़ा अभी बताता हूँ, पहले ये समझ लो। जैसे इसमें फिर डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये मतलब फोर्स लग रही है इधर, एक्चुअल फोर्स इधर लग रही है, तो उसका एक कंपोनेंट तो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है जो है एफ साइन थीटा। ओके, अब देखो ये कंपोनेंट्स आते कैसे हैं, कुछ बच्चों को डाउट होता है, कुछ मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए, फिर भी क्या है हमें थोड़ा सीख लेना चाहिए। ये देखो, मान लो हमारे पास ये एक फोर्स है, ठीक है, या वेक्टर है। ठीक है, फोर्स मान लो, चलो एक वेक्टर है फोर्स, एफ फोर्स का वेक्टर है। ठीक है, अब क्या है, इसको हमको क्या है कंपोनेंट में ब्रेक करना है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। यहाँ पे ये इसके साथ क्या है, एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास, इसको छोड़ो, सॉरी एक बार छोड़ो इसको, ये मान लो वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर है। ओके, ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, हमें क्या है ये वेक्टर निकालने हैं, हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है, हमें इसके ये कंपोनेंट हैं ये निकालने हैं। ठीक है, तो हम ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, अब जैसे ये हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ऐसे साइन कोस टैन। अब देखो, अगर हम कोस थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेस भी आ जाएगा, हमें बेस निकालना है। ये मान लो ये ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसको हम इसके इक्वल रख दें तो ये भी इसके परपेंडिकुलर आ गया ना, मतलब ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल है ना, तो ये बी वेक्टर बन जाएगा। तो हमें ये निकालना है,
तो हम पहले क्या लेंगे, कोस थीटा लेंगे, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस इसमें क्या है ए वेक्टर और हाइपोटेनियस क्या है इसमें आर वेक्टर। ओके, तो हमारे पास ए वेक्टर क्या आ गया, आर कोस थीटा आ गया ना, ये हमारे पास आर कोस थीटा आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये निकालेंगे तो ये मतलब हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अभी हमें हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है हमारे पास, तो हम क्या लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये इस इधर इसका कंपोनेंट था ना, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये इस लेंथ के इक्वल है, तो ये कंपोनेंट हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ट्रायंगल का। तो परपेंडिकुलर क्या है बी थीटा वेक्टर बी, और हाइपोटेनियस क्या है आर वेक्टर, ठीक है। तो हम बी वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों हमारे पास आ गई। वैसे ही है जैसे हमारे पास ये फोर्स थी ना, जैसे अब देखो इसमें ये आर था, आर वेक्टर था, तो हमने नीचे ये ए वेक्टर निकाला, ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी आर कोस थीटा, है ना। वैसे ये एफ वेक्टर था, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल था, तो यहाँ पे इस वाले जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एफ कोस थीटा, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा एफ साइन थीटा। वैसे ही है, अब समझ गए हो गया आप भाई, ये एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा कंपोनेंट है जो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये मैंने बता दिया भाई, ये भी पॉसिबल है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में क्या है भाई, जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है उस डायरेक्शन में कई बार क्या है फोर्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है। वैसे जो मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ये वाला, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर हो रही है, ओके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसमें और भी एक चीज़ दे रखी है, चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ it is also possible that the direction of applied force is not the same as the direction of motion, but any one component of the force is in the direction of motion, ठीक है। in this case also the work is done, इस केस में वर्क डन होगा, और we say that is above two cases of positive work is done। तो पॉजिटिव वर्क अब कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। इन सेकेंड केस आइदर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक 90 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन बोथ द केसेस नो वर्क इज डन और आर द केस ऑफ ज़ीरो वर्क। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम जब फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे है, ठीक है, वो 90 डिग्री पे है, ठीक है, और क्या है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, तो भी क्या है उसका जो वर्क होगा जीरो होगा। और दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले बताया था वो क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो उसका फोर्स क्या होगा जीरो होगा। कैसे, ये हम समझते हैं। देखो मान लो फिर से हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले हमने फोर्स लगाया था इधर, ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी इधर, ओके। अब हम यहाँ पे हम फोर्स ना लगा के हम इधर लगा रहे हैं फोर्स ऐसे, तो क्या ये मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये रबड़ है, अगर मैं इधर फोर्स लगाता हूँ तो ये आगे मूव कर जाता है, अगर मैं इसके ऊपर से ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वर्क क्या है, यहाँ पे वर्क डन जो हुआ है वो ज़ीरो हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे उठा कर लेते हैं एफ, और ये जो कंपोनेंट है वो ये रहा एस, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे जो वर्क होगा ना हमारा वो ज़ीरो होगा बिल्कुल, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन थर्ड केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोज टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन इज 180 डिग्री, इन दिस केस ए नेगेटिव वर्क इज डन। देखो अब क्या कह रहे हैं भाई, पहले तो हमारे पास जो 90 डिग्री था सेकंड केस में, अब क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे फोर्स लग रही है ए जिस डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उन दोनों के बीच में क्या है 180 डिग्री का क्या है एंगल है। मान लो ये हम फिर से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फोर्स लग रही है इधर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ये फोर्स लग रही है, अगर ये दोनों फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रही है और ये फोर्स अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो क्या होगा, ज़ीरो वर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जो अब पहले जैसे मान लो ये मूव कर रहा था, तो मैंने अब यहाँ पे फोर्स लगा दी एफ ज़्यादा, मतलब इसका एफ लगा दी, ये इधर ये भी फोर्स लग रही है ये भी लग रही है, ठीक है, पर इधर फोर्स ज़्यादा है तो वो इधर ना जाके इधर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। वैसे ही क्या रखा है, इन थर्ड केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हो रही है हमारे अपना जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन इज 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मतलब ये मैंने फोर्स लगा दिया इधर, ठीक है, अगर मेरी फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इधर मूव कर जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट है इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये इधर मूव कर जाएगी। तो अगर जब मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये इधर मूव कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फोर्स कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे, सॉरी नेगेटिव वर्क। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले along surface of contact between two bodies when one body move or tend to move over the surface of another body, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, ये देखो, फ्रिक्शन कब होती है, जब दो बॉडीज की जो सरफेस हैं वो कॉन्टैक्ट के अंदर आती हैं ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, ठीक है, स्लाइड करती हैं ऐसे। अब अगर हम जैसे हाथ भी रब कर रहे हैं ना, तो हमारे हाथों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है। वैसे ही है इसमें जो दे रखा है कि जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी मूव और टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या कोशिश करती है मूव करने को, तो उनके बीच में जो ओपोजिशन फोर्स लग रही है उसको कहेंगे हम फ्रिक्शन। ओके, जैसे इसमें दे रखा है फ्रिक्शन के दो टाइप हैं यहाँ पे, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। जब एक बॉडी रेस्ट पे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जब ये रेस्ट पे है, अगर मैं इस पर कुछ भी फोर्स लगाऊंगा, अब ये हिल नहीं रहा, ठीक है, तो मान लो मतलब आगे मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है जो मेरे को रोक रहा है इसको आगे चलाने से, तो वो क्या है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन। आगे डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज आफ्टर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन। जब क्या है, अब देखो मैं इस पर अब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये अब मूव कर रहा है, अब ये डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब मोशन में है, ठीक है। अब मेरे को कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको चलाने में, तो जो फोर्स अपोज कर रही है मेरे को चलाने में, तो वो क्या है, इसका डायनेमिक फ्रिक्शन है। ओके उसके बाद में आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body। देखो
मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार आपको। ये मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, वो कोई रफ सरफेस पे है, ठीक है, ये रफ सरफेस पे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब फोर्स मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, जो फ्रिक्शन होगा वो इन दो सरफेस के बीच में होगा। एक तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है और ये के नीचे वाली सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा था तो ये हिल नहीं रहा था। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो मैं फोर्स लगा रहा था, ये हिल नहीं रहा था। तो ये क्या थी, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो इसको मूव करने से रोक रहा था। दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, जब मैं इस पर फोर्स ज़्यादा लगा देता हूँ और ये फिर स्लाइड करने शुरू कर देता है, और जब हमको एक फोर्स फील होती है, जो ओपोजिशन फोर्स फील होती है, उसको कहते हैं हम डायनेमिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक जैसे ये चीज़ है, देखो अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। पहले मान लो मैंने लगाया 2 न्यूटन, ठीक है, ये नहीं चला। फिर लगाया मैंने 3 न्यूटन, ये नहीं चला। फिर मैंने लगाया 4 न्यूटन। फिर ये बिल्कुल धीरे 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 धीरे, मतलब बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है मूव करना, ठीक है। तो 2 न्यूटन पर नहीं चला, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन जब मैंने फोर्स लगाया तो जस्ट ये सिर्फ मतलब चलना शुरू किया। तो जब वो फ्रिक्शन होता है ना, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बीइंग टू स्लाइड। बस जब मैंने 4 न्यूटन लगा दिया ना, तो जब बस उसी टाइम ये जस्ट स्लाइड करने शुरू किया, बीइंग टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। तो उस टाइम इसको कहेंगे हम, ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई ना, तो उस टाइम हम उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये कुछ और नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शंस, ये पढ़ लेना आप। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन एक आधे नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में